हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और ये यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक जनरल अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए स्टैटिस्टिक्स की। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस यूनिट। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स बस एक बहुत सिंपल स्टडी है जिसके अंदर हम डेटा को ऑर्गेनाइज और समराइज करते हैं ताकि हम कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सके। ठीक है, ऑर्गेनाइज और समराइज का मतलब क्या हुआ कि आपके पास कुछ डेटा था रैंडमली अवेलेबल। ठीक है, आपने उसको टेबुलर फॉर्मेट में लिया, आपने उसके लिए हिस्टोग्राम बनाया। ठीक है, आपने उसके मीन मोड मीडियन निकाले, दैट इज समराइजिंग डेटा, राइट? मीन मोड मीडियन, राइट? और फिर आपने कंक्लूजन ड्रॉ करे। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लास में मेजर करा कि हर स्टूडेंट का वेट कितना है, और फिर मैंने उसको उसका मीन वेट, मीडियन वेट, सब वेट निकाला और मैंने कंक्लूजन ड्रॉ करा कि मीन वेट इतना है स्टूडेंट्स का। अब ये वेट फॉर दैट एज ग्रुप हेल्दी है कि नहीं है, ये भी कंक्लूजन में ड्रॉ कर सकता हूँ। अब हम बात करते हैं डेटा, हम पॉपुलेशन का भी निकाल सकते हैं और सैंपल का भी निकाल सकते हैं। अब डिजायरेबल तो क्या है कि हम पॉपुलेशन का डेटा निकालें क्योंकि हमको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पर वो बहुत कॉस्टली है। ठीक है, पॉपुलेशन का डेटा निकालने को हम सेंसस बोलते हैं और वो बहुत कॉस्टली होता है। वेयर एज सैंपल का डेटा निकालना इजी होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि आप डीयू के सारे बच्चों का वेट निकाल के मुझे बताओ, तो आपके लिए तो एक बहुत भारी टास्क हो जाएगा क्योंकि डीयू में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है, उसमें इतने सारे बच्चे हैं, सॉरी डीयू में इतने सारे कॉलेजेस हैं जिसमें इतने सारे बच्चे हैं, राइट? अब आप हर कॉलेज में जाके हर बच्चे से उसका वेट पूछो, ये तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है ना। तो ये रही पूरी पॉपुलेशन डीयू के बच्चों की, और ये आपने एक सैंपल लिया। अब आप सैंपल कर सकते हो कि हर कॉलेज से 20 स्टूडेंट्स एट रैंडम इस तरह सेलेक्ट करोगे। पर जो सैंपल होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ, मान लो आपको मेजर करना है इनकम, तो सैंपल का जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो पॉपुलेशन की इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ही होना चाहिए। ठीक है, अगर आप जेंडर के बेसिस पे कुछ डेटा को आप स्टडी कर रहे हो, तो अगर पॉपुलेशन में मेल फीमेल का कुछ रेशियो है तो सैंपल में भी वैसा ही रेशियो होना चाहिए। ओके, अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम आते हैं वेरिएबल्स पे। सॉरी, वेरिएबल्स पे। वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल वर्ड से ही समझ आ रहा है, वेरी, वेरी करते हैं। जो हमने मैथ्स में पढ़ा ना, वेरिएबल एक्स वाई जेड, उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो वेरिएबल क्या है? वो कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, एक कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती, वो वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने वेरिएबल एक्स डिफाइन करा था एज द वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब वो जरूरी थोड़ी सबका वेट एक 50 kg हो, डिफरेंट भी हो सकता है। वेरिएबल दो तरह के होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स वो होते हैं जिनको हम न्यूमेरिकल टर्म में मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने वेरिएबल डिफाइन करा y, विच इज द कलर ऑफ द हेयर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब किसी के हेयर ब्लैक हो सकते हैं, किसी के ब्राउन हो सकते हैं, किसी के ब्लॉन्ड हो सकते हैं, है ना? किसी ने मान लो पिंक कलर करा दी, ये भी हो सकता है। क्वांटिटेटिव जो वेरिएबल होते हैं वो न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर किए जा सकते हैं। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल भी दो तरह के होते हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है? ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल वेरिएबल डिस्क्रीट हो जाता है जब उसकी जो पॉसिबल वैल्यूज है वो या तो फाइनाइट हो या फिर हम उसे इनफाइनाइट सीक्वेंस में लिस्ट कर सके। मैं बिल्कुल श्योर हूं आपको ये बात समझ नहीं आई होगी, तो एग्जांपल समझते हैं। फाइनाइट का एग्जांपल देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब एक स्टूडेंट हो सकता है, दो हो सकते हैं, 10, 15, 20, पर कुछ फाइनाइट नंबर होगा ना स्टूडेंट्स का, राइट? आप काउंट कर सकते हो। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या 1.5 स्टूडेंट्स? नहीं ना, होगा, कुछ नंबर होगा, तो फाइनाइट। और लिस्टेड इन एन इनफाइनाइट सीक्वेंस, इसका एग्जांपल समझो, नंबर ऑफ बर्ड्स इन द स्काई टिल अ बॉय इज बॉर्न। ठीक है, मतलब मैं हॉस्पिटल में बैठा हूँ, है ना, एग्जांपल, डिलीवरी हो रही है आसपास। मैंने बोला लेट डिफाइन वेरिएबल एक्स। एक्स क्या वेरिएबल है? कि नंबर ऑफ बर्ड्स इन द स्काई टिल अ बॉय इज बॉर्न। ठीक है, अब मान लो मैं बर्ड काउंट करने बैठा और मैंने 4 बर्ड काउंट करी कि एक बॉय पैदा हो गया, तो मेरा क्या आएगा? एक्स की वैल्यू 4। अच्छा, अगली बार बैठा, 5 बर्ड काउंट करी थी, बॉय पैदा हो गया 5। पर मान लो बॉय पैदा ही नहीं हुआ, तो मैं बर्ड काउंट करता ही रह जाऊंगा ना, इनफाइनाइट तक मेरा सीक्वेंस चला जाएगा। तो ये उसका एग्जांपल है, ये इनफाइनाइट तक चला गया। तो डिस्क्रीट वेरिएबल क्या हुए? वो वेरिएबल, कौन से वेरिएबल? जिनकी जो पॉसिबल वैल्यूज है या तो वो फाइनाइट है या फिर दे कैन बी लिस्टेड इन एन इनफाइनाइट सीक्वेंस, वो क्या होते हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं। ओके,
समझ में आया आपको? इनफाइनाइट का एग्जांपल मैंने समझा दिया। एक और एग्जांपल ले सकते हो आप कि नंबर ऑफ क्रोज सीन ऑन द स्ट्रीट, ठीक है? बिफोर एन अर्टिगा वाज सीन, ठीक है? अर्टिगा एक कार होती है, आप सबको पता है। तो मैंने कहा कि नंबर ऑफ क्रोज ऑन द स्ट्रीट, कि मैंने कितने कौवे स्ट्रीट पे देखे बिफोर एन अर्टिगा वाज सीन, अर्टिगा के आने से पहले। अब मान लो अर्टिगा आ गई, क्रो आया ही नहीं, 0। अर्टिगा के आने से पहले 5 क्रो थे, 5। अब मैं क्रो ही गिनता रह गया, कोई अर्टिगा ही नहीं आई, तो मेरा ये नंबर कहाँ चला जाएगा? इनफाइनाइट तक। तो कुछ इस तरीके से ये आते हैं। हमेशा याद रखना, डिस्क्रीट वेरिएबल कभी भी रेंजेस में नहीं आएंगे, रेंजेस में नहीं आएंगे। डिस्क्रीट वेरिएबल पर्टिकुलर नंबर्स में आएंगे, ठीक है? कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यूज रेंजेस में होती है, इंटरवल्स में होती है, लाइक वेट, ठीक है? वेट, मेरा वेट कितना है भाई? 50 से 51, वेरी करता है थोड़ा थोड़ा, कभी कभी एक दो 100 ग्राम इधर, 100 ग्राम उधर, ठीक है? 50 टू 51 ऐसे आप बता सकते हो, समझे आप? तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स क्या है? जो एक इंटरवल में लाई कर रहे हैं, वेट्स, ओके। अब वेज टू प्रेजेंट डेटा, दो वे होते हैं भाई साहब, ग्राफिकल और न्यूमेरिकल। आज हम फोकस करेंगे ग्राफिकल, ओके? सबसे पहला वे देखो, डॉट प्लॉट। डॉट प्लॉट क्या होता है कि मेरा वेरिएबल था एक्स और मेरे वेरिएबल की वैल्यूज थी वाई, मैंने उसे प्लॉट कर दिया। एक्स की वैल्यू फॉर गिवन वैल्यू मैंने वाई, ये मैंने से प्लॉट प्लॉट कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई वैल्यू आई मैंने यहाँ से प्लॉट कर दिया, ठीक है? मान लो यहाँ एक्स की वैल्यू थी 5 और 5 के लिए वाई की वैल्यू थी 4, प्लॉट कर दिया। ऐसे मैंने प्लॉट करता गया मैं वैल्यूज को, वो क्या हो गया मेरा? डॉट प्लॉट। इससे हम क्या इंटरप्रेट करेंगे? बड़ा सिंपल है, इसमें कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है। रेंज पहले हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। रेंज क्या होता है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ये देखो मैक्सिमम, ये देखो मिनिमम, इसको मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर दोगे, रेंज आ जाएगी। मोड, मोड मतलब सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस ऑब्जर्वेशन की होगी, तो ये रहा मोड, देखो ये रहा, ठीक है? आउटलायर्स, आउटलायर्स यानी एनोमली। आउटलायर्स क्या होते हैं? जैसे ये आउटलायर है, आउटलायर मतलब जो बेसिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेटा से बहुत दूर होते हैं ना, उनको हम आउटलायर्स बोलते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैंने एक ये बनाया डॉट प्लॉट, यहाँ पर मेरा सारा डेटा था, एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पर थी, तो ये आउटलायर हो गई। आपने जीडीपी पर कैपिटा पढ़ा था, आपने उसका एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म दिया था, क्या? कि सर अगर घर में 10 जने हैं, ठीक है? और 10 में से 9-10 हज़ार रुपए कमा रहे हैं और लास्ट बंदा 10 करोड़ रुपए कमा रहा है, तो जीडीपी पर कैपिटा तो बहुत हाई हो गया ना। तो वो 10 करोड़ वाला क्या है? आउटलायर है। क्यों? क्योंकि वो यार नॉर्मल से बहुत ही ज्यादा कमा रहा है, वो तो बिल्कुल ही हम उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, आउटलायर। अगर आपने 11th 12th में स्टैटिस्टिक्स पढ़ी तो आप पढ़ते थे मीन इज अफेक्टेड बाय आउटलायर्स, ठीक है? सो पर कैपिटा इनकम इज अफेक्टेड बाय आउटलायर, वो भी तो एक मीन है, वो भी तो एक एवरेज ही है। ओके। ड्रॉबैक क्या है डॉट प्लॉट का? कि ओनली गुड फॉर स्मॉल डेटा सेट। अब आप यार ये तो चलो आपने कर लिया, पर मैं आपको मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ऑब्जर्वेशन दे दूं, तो आप क्या ये प्रोसेस करोगे? नहीं करोगे, ऑफ कोर्स इट विल वेरी टीडियस। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम हम किसके लिए बनाते हैं? आप सबको पता है, डिस्क्रीट वेरिएबल और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, दो वेरिएबल है, दोनों के लिए हिस्टोग्राम बन सकता है। डिस्क्रीट वेरिएबल पे आते हैं। टेबल देखिए, एक्स, एक्स कुछ भी मान लो, एक्स आप मान सकते हो नंबर ऑफ आइसक्रीम ईटन बाय अ स्टूडेंट, ठीक है? फ्रीक्वेंसी मतलब उसकी कितनी बार वो ऑकरेंस हुई। अब आप देखो, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो है 20, उसको हम बोलेंगे एन, एन इज समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है सर? ये क्या नई चीज है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल, एन, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एन। यहाँ देखो, ये देखो 1 था, टोटल 20 था, तो 1/20, देखो ना, 1 था, 20 था, 1/20, 2 था, 20, 2/20। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? उस एक्स वैल्यू के लिए जो फ्रीक्वेंसी है एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है? मतलब एक्स की वैल्यू 0 कितनी बार आ रही? 5% ऑफ टाइम, परसेंटेज में मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5% ऑफ टाइम वो 0 है, 45% ऑफ टाइम वो 4 है, इस तरीके से। तो हम रिलेटिव बता सकते हैं कि वो वैल्यू कितनी बार ऑकर हो रही है, दैट्स रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसका शेयर कितना है टोटल फ्रीक्वेंसी में, ठीक है? बड़ा इजी है, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल कर लिया। एक बात याद रखना, सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 1 ऑलवेज। कैसे 1 क्यों होता है? समझा देता हूँ। सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी करोगे तो क्या करोगे आप? f1 ओवर n प्लस f2 ओवर n प्लस fn, चलता जाएगा ओवर n, ठीक है? n को आप कॉमन ले लोगे नीचे, ठीक है? करोगे ना आप जब, तो यहाँ आ जाएगा f1 प्लस f2 प्लस 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 fn। ये क्या हो गया? ये तो सिग्मा fi हो गया ओवर n। सिग्मा fi क्या होता है? n, n ओवर n क्या होता है? 1। तो दिस इज द प्रूफ।
क्यों? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम 1 होता है, इसलिए परसेंटेज सम में उसका 100% आता है। ओके। प्लॉट करेंगे इस ग्राफ को। अब सर अगर आपने ये प्लॉट कर दिया 0 1 2 वाला तो गलत हो जाएगा ना। 0 के लिए 1 आप ऐसे प्लॉट करने बैठोगे, 0 के लिए 1, 1 के लिए 2, ऐसे तो ये लाइन बन जाएगा। अगर आप ऐसे ही छोड़ दो तो ये लाइन तो हमको बनानी ही नहीं है, हमको तो हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे? यहाँ पर देखो बहुत आसान तरीका है। 0 से 1 के बीच में कितना गैप है? 1 का। 1 से 2 के बीच में 1 का, 2 से 3 के बीच में 1 का, 3 से 4 के बीच में 1 का। अगर मुझे इनको कंटिन्यूअस करना है तो मैं क्या करूंगा? 1 का आधा करूंगा 0.5, 0.5 एक बार प्लस एक बार माइनस। तो यहाँ देखो 0 में 0.5 प्लस और माइनस कर दो तो ये रेंज आ गई -0.5 से 0.5। 1 में 0.5 प्लस माइनस करोगे तो 0.5 से 1.5। अब देखो ना ये कंटिन्यूअस बन गया ना, यहाँ पे 0.5 पे खत्म हो रहा है, यहाँ 0.5 से शुरू हो रहा है। दिस इज इट, दिस इज द प्रोसेस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी डिस्क्रीट हो उसका हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम ये लेते हैं कि गैप कितना आ रहा है और उसका आधा कर देते हैं। ये यूनिफॉर्म गैप्स है और यूनिफॉर्म गैप्स ही इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी हमको पता ही थी। अब हमने y एक्सिस पे ली फ्रीक्वेंसी, x एक्सिस पे लिया हमारा वेरिएबल और हमने ये प्लॉट कर दिया। ओके। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल आप देखो जरा ध्यान से, ये रेक्टेंगल, ठीक है। इसका एरिया क्या होता है? बहुत इजी बात बोल दी सर, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। इसमें क्या है? लेंथ क्या होती है सिर्फ? या देखो लेंथ फ्रीक्वेंसी वाला आ रहा है और ब्रेथ क्या हो गई मेरा, मेरा जो कांस्टेंट, क्योंकि ब्रेथ तो मेरी 1 है ना। देखो यहाँ 1 1 1 सब जगह 1 तो 1 है, तो ब्रेथ तो कांस्टेंट है। तो यहाँ से मुझे क्या देखने को मिला? दैट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है हिस्टोग्राम की। एरिया शुड बी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्योंकि अगर मैं फ्रीक्वेंसी की जगह यहाँ पर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर दूं तो भी यही आएगा, क्योंकि एरिया फिर क्या हो जाएगा? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इनटू ब्रेथ जो कि कांस्टेंट है। तो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है हिस्टोग्राम की, याद रखना। एरिया हमेशा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, उसके अलावा किसी चीज से इंपैक्ट उस पे नहीं पड़ना चाहिए। सो इन हिस्टोग्राम द एरिया ऑफ रेक्टेंगल शुड बी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, नॉट द विड्थ। सिर्फ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से फर्क पड़ना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी की। अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं तो एरिया बढ़ जाएगा। यार ये तो बड़ी सिंपल चीज है। यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी तो एरिया ज्यादा था, ठीक है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम थी तो एरिया कम था। यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी और कम थी तो एरिया सबसे ही कम था। ओके, तो ये बात आप समझ गए होंगे। पर सर ये एरिया बताता क्या है? ये बताता क्या है? हमने पढ़ा एरिया इज रिलेटिव टू व्हाट? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बताती है? रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ईच एक्स वैल्यू। भाई साहब यहाँ पर 45% आया था हमारा, या 9/20, मतलब टोटल ऑब्जर्वेशन में 45% ऑफ टाइम तो क्या आया है? 4 ही आया है। तो रिलेटिव इंपॉर्टेंस मतलब जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा उस वैल्यू का रिलेटिव इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, ठीक है। तो इट शोज द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ईच एक्स वैल्यू। ये टेल्स द प्रपोर्शन ऑफ ईच फ्रीक्वेंसी टू टोटल फ्रीक्वेंसी। ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का काम है। तो जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा रिलेटिव इंपॉर्टेंस। क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालना आता ही है। कैसे करते हो? एफ को ऐड कर देते हो कि भाई ये ऐड हो गया, अब 10 में ऐड कर दो 15, 15 में 5 20। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आपको निकालना आता ही है। अच्छा, क्यूमुलेटिव रिलेटिव कैसे निकलती है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है? फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। यहाँ पर एन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ओके, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो कि एन के बराबर होता है, ठीक है। क्यूमुलेटिव रिलेटिव क्या होगी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऊपर आ जाएगा और नीचे तो एन ही आता है, बस इतना सा है। अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है एफ डिवाइड बाय एन, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी एफ डिवाइड बाय एन, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर था 5 और एन था 20, तो क्यूमुलेटिव वाला क्या आ गया? 5/20। 15 20 तो 15/20, 20 20 20/20। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय एन। बड़ा सिंपल है। अब आते हैं हम कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स पे। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स में भी दो केस हो सकते हैं, इक्वल इंटरवल और अनइक्वल इंटरवल। ओके, इक्वल इंटरवल क्या? जहां पर ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस है वो सेम होता है, वो इक्वल इंटरवल कहलाता है। अब मैंने एग्जांपल ले लिया रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगेन देखो फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल, ये आ गई
फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल, ये आ गया रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक और चीज़ बता देता हूँ, 0 से 5 का मतलब होता है कि 0 से लेके लेस देन 5, मतलब 5 इंक्लूडेड नहीं है, ये याद रखना। ओके, 5 इंक्लूडेड नहीं है, बुक में, आपके बुक में ऐसा गिवन होता है कि ये मतलब 5 जो है ना, अगर 5 तो 5 इस इंटरवल में आएगा, इसमें नहीं आएगा। ठीक है, अपर लिमिट की वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होती है। डायग्राम प्लॉट करा, ये आ गया डायग्राम। अब देखो सर, इसमें एरिया देखो, एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ क्या है मेरी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ब्रेथ क्या है, विड्थ। विड्थ तो यहाँ कांस्टेंट है, 5 का गैप है तो कांस्टेंट है, तो एरिया इज रिलेटिव। भाई एरिया क्या हो गया, प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, प्रॉपर्टी लग गई, वी आर वेरी हैप्पी, क्योंकि उसी से प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ताकि हम उसकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस देख के ही बता दें, ग्राफ देख के सीधा बता दें, अरे यार ये एरिया ज्यादा दिख रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है हमारे लिए। ओके, अब वेरी इंपॉर्टेंट केस आता है अनइक्वल इंटरवल का, पर इससे पहले आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए। क्या क्वेश्चन, कि सर अनइक्वल इंटरवल्स यूज क्यों करना है, क्यों यूज करना है। अरे जब इक्वल इंटरवल से अच्छा अच्छा बन जाता है ग्राफ, ठीक है, तो अनइक्वल की जरूरत क्या पड़ गई, ये आपका क्वेश्चन होता होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले करता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। चलो एक डेटा देखो, ये वाला कितना स्कैटर्ड डेटा, ठीक है, कहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड आपको देखने को मिलेगा और कहीं पे आपको देखो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, स्कैटर्ड है। अगर यहाँ पे हम इक्वल इंटरवल के लिए जाएं, ठीक है, तो हम या तो नैरो छोटी छोटी इंटरवल बना ले छोटे छोटे गैप्स की, या हम वाइड इंटरवल बना ले बड़े बड़े गैप्स की। अगर हम छोटे छोटे गैप्स की इंटरवल बनाएंगे तो देखो, मैनी इंटरवल हैव जीरो वैल्यूज, इस इंटरवल की जीरो वैल्यू होगी, इसकी जीरो वैल्यू, इसकी जीरो वैल्यू, है ना, जीरो जीरो वैल्यूज आती जाएगी इंटरवल्स की। ठीक है, और अगर हम वाइड इंटरवल्स बनाए तो कॉन्सेंट्रेशन एक जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आया, तो इस वजह से हम अनइक्वल इंटरवल बनाते हैं, क्योंकि अगर हमने नैरो बनाई तो बहुत सारी इंटरवल जीरो ही आ जाएगी, क्या मतलब, और वाइड बनाई तो एक ही इंटरवल में मोस्ट मोस्ट वैल्यूज आ जाएगी, फिर से कोई मतलब नहीं, हम कुछ खास बता नहीं पाएंगे डेटा के बारे में। तो इसलिए हम अनइक्वल के लिए जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया हमने कि अनइक्वल की जरूरत क्यों पड़ती है। अब बात करते हैं अनइक्वल क्लास इंटरवल में। अब हम, अच्छा, अनइक्वल अनइक्वल मतलब कहीं पे हम नैरो इंटरवल बनाएंगे, कहीं पे वाइड बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, यहाँ पे 2 का गैप है फर्स्ट वाले केस में, ठीक है, यहाँ 2 का गैप है और यहाँ पर सीधा 8 का गैप है। तो हम नैरो इंटरवल कहाँ लेंगे और वाइड इंटरवल कहाँ लेंगे, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड डेटा होगा वहां हम लेंगे नैरो इंटरवल्स, ठीक है, ताकि उस कॉन्सेंट्रेटेड डेटा को हम मैनी इंटरवल्स में क्या कर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ओके, और जहाँ पे वाइड इंटरवल्स का यूज कहाँ पर होगा, जहाँ स्कार्स डाटा है या जहाँ स्कैटर डेटा है, ताकि वो स्कैटर डेटा एक ही इंटरवल में आके सिमट जाए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मान लो यही मेरा डेटा था, तो ये क्या करूंगा, यहाँ पर तो मैं लूंगा नैरो इंटरवल, क्योंकि यहाँ पर डेटा क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, वो बढ़ गया, और यहाँ मैं लूंगा वाइड, क्योंकि यहाँ स्कैटर्ड है तो मैं वाइड इंटरवल लूंगा। दिस इज आवर कॉन्सेप्ट। ओके, वन मोर थिंग टू टेक केयर ऑफ। अब क्या रह गया सर, अच्छा हमने ये तो समझ लिया हमें इंटरवल क्या लेनी है, वाइड या नैरो, ठीक, और क्यों जरूरत है अनइक्वल इंटरवल की। पर सर वाई एक्सिस पे क्या लेना है, अभी तक तो हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ले रहे थे, है ना, पर इफ वी प्लॉट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस हम एक बहुत बड़ी मिस्टेक कमिट कर रहे होंगे। क्यों, भाई मेरे को एक बात बताओ, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने वाई एक्सिस पे डाल दिया, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे आपने अपना वैल्यू डाल दिया और उसकी विड्थ, एरिया क्या हो जाएगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टाइम्स क्लास विड्थ। अब ये तो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि अनइक्वल इंटरवल है, पहले तो इक्वल थी इसलिए अब तो ये कांस्टेंट नहीं है, तो एरिया इससे भी इंपैक्ट हो रहा है, इससे भी इंपैक्ट हो रहा है। लो सर गलती हो गई ना, एरिया तो मैंने क्या बोला था, सिर्फ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से इंपैक्ट होना चाहिए, सिर्फ उससे प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसका वे आउट क्या है, बहुत तगड़ा वे आउट है, वी विल यूज डेंसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी। डेंसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, उसको क्लास विड्थ से डिवाइड कर दो तो डेंसिटी आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, यहाँ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थी 0.05 और यहाँ विथ थी 2, तो ये डिवाइड कर दिया, ये मेरी डेंसिटी आ गई। यहाँ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थी 0.1, ये थी 2, डिवाइड कर दिया। यहाँ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थी 0.4, यहाँ 8, तो डिवाइड कर दिया, तो ये डेंसिटी आ गई। अब सर ये हमने क्यों करा, देखो अब यहाँ डेंसिटी आ गई और यहाँ क्लास विड्थ आ गई। अब मेरे को बताओ एरिया क्या होगा, डेंसिटी टाइम्स क्लास विड्थ, क्योंकि लेंथ हो गई डेंसिटी और ब्रेथ हो गई क्लास विड्थ, मतलब यहाँ एक्स आएगा, क्लास विड्थ नहीं आएगा, तो एक्स आएगा पर वो इस तरीके से बनेगा तो क्लास विड्थ, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी क्या है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विड्थ,
इनटू क्लास विथ, तो क्लास विथ से क्लास विथ कैंसिल हो गई ना, तो एरिया किससे इंपैक्ट हो रहा है इफेक्टिवली, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से। लो सर, क्या बात है। तो देखो, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ था, क्लास विथ इनटू डेंसिटी था, डेंसिटी क्या है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विथ से क्लास विथ कैंसिल, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो एरिया क्या है, इट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ले आया मैं। तो जब भी अनइक्वल इंटरवल हो, ऑलवेज एंड ऑलवेज चूज डेंसिटी, क्योंकि कट जाएगा वो क्लास विथ और वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से आ जाएगा, वही हमें चाहिए था। अगेन फिर आप क्या कह सकते हो, जहाँ डेंसिटी प्लॉटेड होगी ना, तो आप देख के ही बोल दोगे अच्छा ये एरिया ज्यादा दिख रहा है, अरे मतलब ये वैल्यू एक्स की जो है, ये रेंज जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाओ। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल अबव सी आई इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से ही करस्पॉन्ड करेगा। इन डेंसिटी हिस्टोग्राम द टोटल एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल इज यूनिटी। क्यों सर, ये एरिया का टोटल कर लूं मैं अगर सारा येलो येलो, तो वन आएगा। वन क्यों आएगा, देखो डेंसिटी, देखो आप फर्स्ट का एरिया ऐड करोगे तो एरिया किससे रिलेटेड है, एरिया किससे रिलेटेड है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से। इसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वन की, टू की, थ्री की, फोर की, सारे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड कर दोगे। मैंने आपको बताया सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वन होता है, वेरी गुड। तो वन होता है, तो बात ही खत्म। तो एरिया का सम क्या होगा, वन, एज एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, एंड रिमेंबर सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज वन। अभी हमने पढ़ा ना, एरिया रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ही है एसेंशियली। क्यों, क्योंकि लेंथ टाइम्स ब्रेथ, क्लास विड्थ टाइम्स डेंसिटी, डेंसिटी इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विड्थ से क्लास विड्थ कैंसिल, रिलेटिव एसेंशियली एरिया इज व्हाट, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। Some observation, when class intervals are equal, we can make both relative frequency and density histogram. हम दोनों रख सकते हैं, हम डेंसिटी हिस्टोग्राम भी बना सकते हैं और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इक्वल है ना। तो क्लास विथ तो एसेंशियली कांस्टेंट ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और वो दोनों एक जैसे दिखेंगे, वैल्यूज अलग होगी पर दिखेंगे एक जैसे ही। बट अनइक्वल इंटरवल में हमें डेंसिटी हिस्टोग्राम ही बनाना पड़ेगा, बिकॉज क्लास विथ्स आर नॉट कांस्टेंट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल शुड बी प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और अनइक्वल इंटरवल डेंसिटी यूज करेंगे, बिकॉज डेंसिटी इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विड्थ। टाइप्स ऑफ हिस्टोग्राम मैंने यहाँ लिखा नहीं है, इसे कहते हैं हम स्मूदन हिस्टोग्राम। क्यों, क्योंकि मैंने क्या करा, इनके जो टॉप पॉइंट्स को इनको पेन से जोड़कर ऐसे एक लाइन बना दी, तो मैंने वो ऐसे बार्स को लाइन से रिमूव कर दिया, तो स्मूथ एक लाइन आपको दिखी, स्मूदन हिस्टोग्राम। यूनिमोडल हिस्टोग्राम, यूनिमोडल का मतलब होता है एक मोड, एक टाइम पे ही पीक कर रहा है, एक ही मोड होगा। ये लो सर, एक ही बार पीक कर रहा है। अच्छा, मोड क्या होता है ना, एक फंडामेंटल एरर करते हैं, मैं किसी से पूछूं ना मोड क्या होता है, कोई ना कोई कह देगा सर ये मोड है ये। अरे भाई साहब, ये मोड नहीं है, ये मोड है, ये तो वैल्यू है, मोड तो ये एक्स होगा ना। तो ये समझने वाली बात है, दैट पीक इज नॉट मोड, द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस इज मोड। ओके, ओके। बायनोमियल, सॉरी बायनोमियल कह रहा हूँ, बाई मॉडल केस क्या होता है, जब दो बार मोड आ रहा है, देखो एक बार यहाँ पीक एक बार यहाँ पीक। मल्टी मॉडल, ये देखो कितनी सारी पीक्स, ठीक है, कितनी सारी पीक्स। अब मैं, अब बोलोगे सर ये मोड इससे बड़ा है, कोई बात नहीं, ये लो ये ऐसा मल्टी मॉडल बना लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिस्टोग्राम्स विद नो मोड, ये रेक्टेंगुलर, कहीं दिख रहा है पीक होते हुए, सब जगह बराबर ही है। ओके, मोड विल ऑलवेज बी एन इंटीजर नॉट एन इंटरवल, ठीक है, मोड विल ऑलवेज बी एन इंटीजर नॉट एन इंटरवल। बिल्कुल सीधी बात है यार, क्योंकि कहीं ना कहीं वैल्यू होगी पीक की, वो कहीं ना कहीं फॉल करेगी, यहाँ पर तो वो किसी वैल्यू पे फॉल करेगी ना। मोड का भी ऐसा थोड़ी आ सकता है 5 से 10, नेवर, ठीक है। सिमेट्रिक हिस्टोग्राम क्या होते हैं, सिमेट्रिक हिस्टोग्राम वो होते हैं, सिमेट्रिक फिगर्स क्या होती है, अगर आपने बचपन में पढ़ा हो सिमेट्रिक फिगर्स, जैसे एक मैंने फिगर बनाई, तो सर्कल बनाना था, चलो कोई बात नहीं। इमेजिन दिस इज अ सर्कल, ओके, और मैंने इसे बीच में से कट कर दिया ऐसे, दोनों साइड ऑलमोस्ट सेम दिख रही है, तो उसे हम बोलेंगे क्या, सिमेट्रिक फिगर्स। सिमेट्रिक फिगर्स कौन सी फिगर होती है, जो बेसिकली अगर आप उन्हें बीच में से कट करो तो वो सेम ही दिखती है, वो होती है हमारी सिमेट्रिक फिगर्स। जैसे हाँ, अब है ना सही, सर्कल बनाया बीच में से कट कर दिया, दोनों साइड सेम दिख रही है, तो सिमेट्रिक हिस्टोग्राम क्या है, जिनको अगर बीच में से कट करा तो सिमेट्रिक एक जैसे दिखते हैं दोनों तरफ। यूनिमोडल हिस्टोग्राम्स कुछ ऐसे होते हैं, जैसे ये वाला, ये देखो बीच में से कट करा तो बराबर आ गया। सम बाय मॉडल, ये देखो इसको बीच में से कट करा बराबर आ गया। बेल शेप, बेल शेप आपका नॉर्मल कर्व, आपको याद होगा, आप बीच में से कट करोगे बराबर आ गया। रेक्टेंगुलर हिस्टोग्राम बीच में से कट करा बराबर आ गया। एसिमेट्रिक हिस्टोग्राम्स काफी होते हैं, ये देखो ये सिमेट्रिक, बीच में से कट करा बराबर नहीं आया। यूनिमोडल हिस्टोग्राम भी एसिमेट्रिक हो सकते हैं, और यूनिमोडल हिस्टोग्राम में स्क्यूनेस का कॉन्सेप्ट होता है, स्क्यूनेस सिर्फ यूनिमोडल में हम बात कर रहे हैं स्क्यूनेस की, ठीक है।
ये टेल जो होती है ना, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट टेल या लोअर टेल, और ये टेल होती है राइट टेल या अपर टेल। अब पॉजिटिवली स्क्यूड क्या होता है? जिसकी अपर टेल या राइट टेल खिंची हुई होती है, पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। मतलब पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा। स्क्यू मतलब क्या? खिंचा हुआ, झुका हुआ, उसे स्क्यू बोलेंगे ना। तो ये देखो, पॉजिटिव की तरफ झुकाव है ना इसका ज्यादा, तो पॉजिटिवली स्क्यूड। नेगेटिवली स्क्यूड का, इसका नेगेटिव की तरफ खिंचाव ज्यादा है। ये नेगेटिव होती है ना एक्स की वैल्यू, यहाँ पे नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव की तरफ खिंचाव ज्यादा है, देखो इसका। ओके। व्हाट कैन वी इंटरप्रेट फ्रॉम एनी ग्राफ? ये क्वेश्चन होता है, हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं? हम रेंज इंटरप्रेट कर सकते हैं, मैक्स माइनस मिनिमम। ठीक है। हम एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज का आइडिया ले सकते हैं, मीन मोड मीडियन का आइडिया ले सकते हैं। अच्छा, एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। कभी कभी याद करने में डिफिकल्टी होती है, तो मैंने ऐसे याद किया था कि 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। सर वेरी मीन, बहुत मीन बात कही। 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन, बहुत मीन बात कही, 2 मीन सर। ओके, तो आप ऐसे याद कर सकते हो स्टेटमेंट से। अगर आपको कोई और तरीके से याद होता है, दैट्स ऑल्सो गुड। मैं अपना तरीका बता रहा था। आउटलायर्स मैंने बताया कि मान लो ये एक ग्राफ मैंने बनाया और यहाँ पर कुछ वैल्यूज है ना, और बाकी सारी वैल्यूज इधर लाई करती है। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज जो होगी, ये अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इन सब वैल्यूज का, तो ये आउटलायर कहलाएंगी। ठीक है, इसके बारे में हम एक्स्ट्रा अच्छे से पढ़ेंगे बॉक्स प्लॉट में। अभी के लिए आपको ये समझना है कि जो वैल्यू नॉर्मल, जो हमारा नॉर्मल नहीं बोलना चाहिए, नॉर्मल फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट कर दोगे। तो जो वैल्यू हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में मेजॉरिटी वैल्यू से बहुत दूर है, फार राइट और फार लेफ्ट है, वो उन्हें हम बोलते हैं आउटलायर्स। ठीक है। गैप्स, गैप्स बता सकते हैं, यूजुअली आउटलायर्स के साथ गैप भी आएंगे। जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन सारी वैल्यू यहाँ लाई कर रही है। ठीक है, अब ये रहा मेरा एक आउटलायर, ये देखो कितना दूर है मेजॉरिटी से, और ये क्या है मेरा गैप। सिमेट्रिक और स्क्यू देख सकते हो ग्राफ को देख के, ये देखो, ये आपने देखा तो बताओ कौन सा है ये? ऑफ कोर्स पॉजिटिव है। ठीक है, आपने ये देखा तो ये क्या है? नेगेटिवली स्क्यूड है। वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी क्या होता है? वेरिएबिलिटी क्या होता है? आप सबने वेरिएंस निकाली है ना? क्या होता है वेरिएंस? वेरिएंस होता है स्प्रेड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, कि डिस्ट्रीब्यूशन कितना खिंचा हुआ है, उसका स्प्रेड क्या है। ठीक है, उसका स्प्रेड क्या है, ये वेरिएंस होता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ठीक है, वर्सेस ये डिस्ट्रीब्यूशन, मुझे बताओ किसकी वेरिएंस ज्यादा है? जिस डिस्ट्रीब्यूशन का स्प्रेड कम, उसकी वेरिएंस कम। जिस डिस्ट्रीब्यूशन का स्प्रेड ज्यादा, उसकी वेरिएंस ज्यादा। तो वेरिएबिलिटी आप देख के बता दोगे। अब मैंने ये बनाया था, आप देखिए, अरे सर बहुत वेरिएंस है, ये देख के बोलोगे सर कम वेरिएंस है। ठीक है, तो वेरिएबिलिटी। सो विद दिस वी हैव completed the first part of this unit, which is graphical representation of data. In the next video we will look at the numerical ways. Thank you very much, keep studying, and bye bye.